तो जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुस्तफ़ा फ़याज़। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं CVS फार्मा। तो मैं कैटसन को लेकर चलूँगी, कैटसन से हम लोग बुक से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इसका, ड्रग्स यूज़ इन हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के लिए हम लोग जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उनमें आ जाती है डायरेटिक्स, सिम्पैथोप्लेजिक यानी कि वो ड्रग्स जो कि हमारी सिंथेटिक नर्वस सिस्टम को रिड्यूस करती हैं, की एक्टिविटी को रिड्यूस करती हैं। वेज़ोडाइलेटर्स और हमें पता है जैसे कि फिजियोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रेनिन और एंजियोटेंसिन वाला हम लोग जो मैकेनिज्म पढ़ते हैं टू इंक्रीज़ द ब्लड प्रेशर, उसको उसको रोकने के लिए हम उसके एंटागोनिस्ट और इनहिबिटर्स पढ़ेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं जिन्हें कि हम लोगों ने ऑब्वियसली याद ही करना है, समझना है, मतलब याद करना है। उसके बाद हमारा आ जाता है सबसे पहली ड्रग डायरेटिक्स। डायरेटिक्स बेसिकली वो ड्रग्स होती हैं जिन्होंने हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम करना है, यानी यूरिन की वॉल्यूम बढ़ाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो सोडियम आयंस हैं वो बाहर निकाल लें। तो डायरेटिक्स ड्रग्स में आ जाती हैं हमारे पास थायज़ाइड डायरेटिक्स और लूप डायरेटिक्स। थायज़ाइड डायरेटिक्स वो हैं जो हम लोगों ने नॉर्मली, मतलब वो पेशेंट्स जिनको कोई और मसला नहीं है, आम नॉर्मल पेशेंट्स, हाइपरटेंशन के अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है, उनको हम नॉर्मल में यूज़ करते हैं। लूप डायरेटिक्स वो यूज़ वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर पेशेंट को या तो किडनी का इशू है या फिर डायबिटीज़ है या कोई भी अदर इशू अलॉन्ग विद हाइपरटेंशन, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं लूप डायरेटिक्स। तो बेसिकली डायरेटिक्स फंक्शन इस तरह से करती हैं कि जब हम डायरेटिक्स देते हैं तो हमारा यूरिन की आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो है वो वेनस रिटर्न कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, और इन रिटर्न हमारा कार्डिक आउटपुट कम होगा और हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो मेन हमारा एम भी यही है कि हम लोगों ने ब्लड प्रेशर को कम करना है, तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, सिंपल। फिर हमारे पास आ जाते हैं सिंपैथोप्लेजिक ड्रग्स। वो ड्रग्स जिनका काम होता है कि उन्होंने हमारे सिंथेटिक नर्वस सिस्टम को रिड्यूस करना है, कि एक्टिविटी को हम लोगों ने कम करना है। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं बायोरिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट्स। बायोरिसेप्टर्स का बेसिकली काम क्या होता है कि उन्होंने हमारे सेंस करना होता है लो या हाई ब्लड प्रेशर को। तो जब ज़रा सा भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा तो वो बायोरिसेप्टर इतने ज़्यादा सेंसिटिव होंगे कि वो बहुत ज़्यादा शो कराएंगे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या होगा, इन रिटर्न हमारा सिंथेटिक आउटफ्लो जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो हमारी हार्ट की टोन है वो भी कम हो जाएगी, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। बट ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते। यहाँ पर एक गिवन है हमारे पास विराटम एल्कोलाइड गिवन है। तो लेकिन हम लोग ये यूज़ नहीं करते हैं इस वजह से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, और ये जो है वो इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। इनके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, जितने फ़ायदे नहीं है जितने कि इनके साइड इफेक्ट्स हैं, तो ये हम लोग क्लिनिकली यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करें। तो हम लोग यूज़ करेंगे अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट। अब एगोनिस्ट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अल्फ़ा 2 का काम होता है हमारा नेगेटिव फीडबैक का। इन्होंने अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स ने करना होता है नेगेटिव फीडबैक। अब अगर हम एगोनिस्ट देंगे अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट, तो वो क्या करेंगे कि नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज़ करेंगे, नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को डिक्रीज़ करेंगे, और हमारे जो है वो जब नॉरएपिनेफ्रिन ही नहीं निकलेगी तो हमारी वो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, हार्ट रेट कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगी, और हमारा इन रिटर्न ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने गिवन है दिया हुआ है क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। तो क्लोनिडीन जो है वो हमारी कराती है रिबाउंड हाइपरटेंशन, और मिथाइल डोपा जो है वो हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया कराती है। अच्छा, मिथाइल मिथाइल डोपा के बारे में हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक प्रोड्रग है और ब्रेन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है इन मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। उसके बाद आगे यही लिखा है कि क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा इन्होंने क्या कराना होता है, रिड्यूस इन द कार्डिक आउटपुट। वो मैंने आपको बता दिया, जब नॉरएपिनेफ्रिन ही कम रिलीज़ होगी, नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा, उसको कम रिलीज़ कराया जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगी हमारी वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, डायलेशन हो जाएगी, और हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा, हमारी कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और इस तरह से हमारा कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली हमें यहीं से पता चल जाता है कि अल्फा 2 एगोनिस्ट दिए हुए हैं, तो हम बाकी सारा सिनेरियो खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ANS की फार्मा पढ़ी हुई है कि हमारा नॉरएपिनेफ्रिन को नेगेटिव फीडबैक से कम किया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारी वेस्कुलर कंट्रैक्टिलिटी कम हो रही है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो रही है, और ब्लड प्रेशर भी इन रिटर्न कम हो जाएगा। तो वो यहीं से सारा सिनेरियो हमें समझ आ जाता है। इसके अलावा ये जो 2 ड्रग्स हैं इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि ये जो है वो रिबाउंड हाइपरटेंशन कराएगी हमारी क्लोनिडीन, और मिथाइल डोपा जो है वो हीमोलाइटिक एनीमिया कराती है। ठीक है, इसके अलावा मिथाइल डोपा को हम लोग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में देंगे। इट इज़ सेफ टू यूज़। तो ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हमारे गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। अब गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स में क्या होगा कि हम लोगों ने गैंग्लियन को के लेवल पर ही हमने गैंग्लियन को ब्लॉक कर दिया। तो उसको ब्लॉक करने से क्या होगा, अगेन हमारी नॉरएपिनेफ्रिन नहीं निकलेगी। नॉरएपिनेफ्रिन जब हमारा वो रिड्यूस कर देंगे हम, तो हमारे अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स नहीं स्टिमुलेट हो पाएंगे। अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे तो अगेन हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा।
तो यहाँ पर 2 गिवन भी हैं हमारे पास गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, हेक्सामेथोनियम और ट्राइमेथोफेन। तो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नर्व टर्मिनल ब्लॉकर्स। नर्व टर्मिनल ब्लॉकर्स में हम लोग क्या कहेंगे कि तो नर्व टर्मिनल के लेवल पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये हमारे पास प्री सिनेप्टिक गैंग्लियन, प्री सिनेप्टिक नर्व और ये हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक नर्व है। यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो आना था इस लेवल के ऊपर, जहाँ पर डोपामीन ने कन्वर्ट होना था हमारा नॉरएपिनेफ्रिन में। तो ये डोपामीन था हमारा, तो डोपामीन ने कन्वर्ट होना था नॉरएपिनेफ्रिन में। तो वो वहाँ पर हम इस लेवल पर वेसिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होने देंगे, बनने नहीं देंगे अपना नॉरएपिनेफ्रिन। तो इस इनहिबिटर को हम कहेंगे कि ये रिजरपाइन जो है ये ट्रांसपोर्ट जो ब्लॉकर है, इसको अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ पर वेसिकल में नॉरएपिनेफ्रिन नहीं बनेगा डोपामीन से इन रिटर्न। तो हम लोग जो है ना, जब नॉरएपिनेफ्रिन नहीं बनेगा तो वही साइकिल रिपीट होगा जो कि मैंने पहले बताया था कि हमारी वेसोडाइलेशन होगी, यानी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, हार्ट रेट कम हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगी और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, इफ़ बिलफर्स जो है वो हमारे बन गई है, यहाँ पर हम लोगों ने नहीं यूज़ किया ये वाला ब्लॉकर। अब नॉरएपिनेफ्रिन बन गई डोपामीन से, अब उसने क्या होना है कि यहाँ से रिलीज़ होना है। अब अगर हम जो है ना उसका रिलीज़ ब्लॉकर दे देंगे गुआनिथिडीन जो कि है, अगर हम रिलीज़ को स्टॉप कर देंगे तो अगेन वही साइकिल रिपीट हो जाएगा। यानी कि अगर नॉरएपिनेफ्रिन बन गई है, यानी डोपामीन कन्वर्ट हो गया नॉरएपिनेफ्रिन में, ये वाला इनहिबिटर हमने नहीं दिया, ये वाला भी अगर दे दिया गुआनिथिडीन, तो रिलीज़ नहीं हो पाएगी। जब रिलीज़ नहीं हो पाएगी अगेन सेम वही सिनेरियो होगा कि ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाएगा और हमारा जो है वो काम जो हमने अचीव करना था वो हो गया। ठीक है, तो हम 2 ब्लॉकर्स दे रहे हैं, एक रिजरपाइन जो कि है हमारा ट्रांसपोर्ट ब्लॉकर और एक हम दे रहे हैं गुआनिथिडीन। ठीक है, ये 2 यहाँ पे बुक में भी यही लिखे हुए हैं, दोनों के दोनों रिजरपाइन और गुआनिथिडीन। तो ये एक ट्रांसपोर्ट ब्लॉकर है और एक है रिलीज़ ब्लॉकर। तो इन दोनों को देने से भी नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम हो रहा है और जो है वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जब हम देंगे तो ये क्या करेंगे कि इन्होंने फॉल्स ट्रांसमीटर बना देना है एक ऑक्टोपाइन। तो वो क्या करेगा कि जितनी अमाउंट में हमारी नॉरएपिनेफ्रिन हमारे निकल रही है उतनी ही उसके साथ साथ जो है ना वो ये ऑक्टोपाइन भी निकलेगा, और जहाँ पर जाकर रिसेप्टर पर नॉरएपिनेफ्रिन ने लगना था वहाँ जाकर ये लग जाएगा। और ये फॉल्स ट्रांसमीटर है, तो ये इस और जाकर ये लग जाएगा, तो वो नॉरएपिनेफ्रिन वाला काम तो इसने नहीं करना है, यानी कि ब्लड प्रेशर तो इसने इंक्रीज़ नहीं कराना है, तो ये करा देगा हमारा ब्लड प्रेशर लो। और इसका मैकेनिज्म जो है वो इतना ज़्यादा क्लियरली नोन नहीं है, बट हम लोग बस इतना जानते हैं कि ऑक्टोपाइन जाके रिसेप्टर पर लग जाएगा और ब्लड प्रेशर लो करा देगा। उसके बाद आ जाता है हमारा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर। तो हमारे पास जो हैं वो 2 तरह के रिसेप्टर्स हैं, अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव और यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, अल्फ़ा 1 क्योंकि अल्फ़ा 2 की हमने बात इसलिए नहीं की है क्योंकि वो तो नेगेटिव फीडबैक में यूज़ होते हैं, वो हम पीछे मतलब हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग यूज़ कर रहे थे अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट। ठीक है, अब अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इनमें आ जाते हैं ये पैरासोसिन, डॉक्सीसोसिन वगैरह। तो इन्होंने बेसिकली क्या करना है कि जो वेस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको डिक्रीज़ कर देना है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करना है, और इन रिटर्न हमारा जो है ना वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। ये सेम वही बात है जो हम लोगों ने ANS में पढ़ी हुई है, हमने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में, कि जनाब अगर तो हम लोगों ने ANS हम लोगों को याद है तो कोई भी इसमें मुश्किल वाली बात है ही नहीं। ठीक है, सेम वही करेगी। अल्फ़ा 1 हम लोगों ने सिलेक्टिव एगोनिस्ट दिए हैं, इन्होंने क्या करना है कि ना जनाब जाके हमारी वेस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ कर देना है और हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर देना है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ जब होगा तो इसके हम लोगों को पता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट में हम ये लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव एगोनिस्ट दे देते हैं तो हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से हमारा पैरारिसेप्टर एक्टिवेट होगी और वो क्या कहेंगे कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया और वो हाई कर देंगे। तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है इसका मतलब साइड इफ़ेक्ट कह लो। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट में आ जाता है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाएगी। ठीक है ना, वो पोजीशन की वजह से होती है। ठीक है, ये जो हमारा टेबल गिवन है ना, ये हम लोगों को डेफिनेशन इसकी जो है ना करनी होगी याद, फिर हम लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो है ना उसमें मतलब नॉन सेलेक्टिव की बात करें अगर हम, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम जो है ना नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो नहीं दे सकते हैं अस्थमा वाले पेशेंट्स को, COPD वगैरह वाले को, क्योंकि क्या होगा कि इन्होंने जाके बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पर जाके लगना है। अब बीटा 2 ने क्या करना होता है, बेसिकली वेसोडाइलेशन करानी होती है। अब अगर एक तरफ तो वो हार्ट पे हमारी तो मदद कर रहा है क्या कि ना
हमारे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन क्या अगर साथ बंदे को हाइपरटेंशन के अलावा अस्थमा वगैरह का इशू है, रेस्पिरेटरी इशूज़ हैं, तो क्या होगा, मज़ीद उसको ब्रोंकियोस्पाज़म हो जाएगा, ठीक है ना, उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है ना वो नहीं देते हैं अस्थमा और COPD वगैरह वाले पेशेंट्स में। तो इसके अलावा जो है ना वो बीटा ब्लॉकर्स हम उनको उन पेशेंट्स को देंगे जिनमें एक से ज़्यादा मतलब हाइपरटेंशन के अलावा कोई और इशूज़ साथ चल रहे हैं, सिर्फ हाइपरटेंशन नहीं है, तो उन पेशेंट्स को हम लोग देंगे बीटा ब्लॉकर्स। तो यहाँ पर 3-4 जो हैं वो बीटा ब्लॉकर्स गिवन हैं, नॉन सेलेक्टिव हैं ये प्रोप्रानोल, मेटोप्रोलोल और एटिनोलोल वगैरह ये जो है ना ये गिवन है, और बाकी सारी वही बातें हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बस इसकी साइड इफ़ेक्ट में हम लोग जो है ना वो ये कहेंगे कि हम कौन मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हमें इनको जो है ना वो इस तरह से देखकर यूज़ करना है कि एक तो ये कि बीटा ब्लॉकर सिर्फ वहाँ यूज़ होगी जहाँ पे हाइपरटेंशन के अलावा बंदे को कोई और भी प्रॉब्लम है, और इसके अलावा अगर एस्थमा है पेशेंट को तो हम बीटा ब्लॉकर्स बिल्कुल भी नहीं देंगे। उसकी वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये बीटा 2 को भी जाके जो है ना वो स्टिमुलेट करेंगे, और वहाँ पे हमें जो है ना वो रेस्पिरेटरी इशूज़ ज़्यादा बढ़ सकते हैं पेशेंट के लिए। और इसके अलावा मैन में ये जो है ना वो सेक्शुअल डिसऑर्डर्स करा सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट में भी आ जाता है। तो बाकी इससे ज़्यादा और कुछ लिखा नहीं है, एक दफ़ा रीड आउट आप करें तो हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वेज़ोडायलेटर्स।